ये क्लियर है कि दोनों ने रियलाइज किया कि अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर हो गया तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज्यादा डेथ होगी। व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, सोचते हैं कि एक दिन में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इट विल बी एट्रिशन वॉर, इट विल बी ब्लडी वॉर। तो ये मैं बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज इसराइल का एग्जांपल मत लो भाई। इसराइल जो हमास को या लेबनान को, हमास हिजबुल्लाह को या हुतीस को कूटता है, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, एडी नहीं है, नेवी नहीं है, जितने मर्जी बॉम्ब गिर दो, लोगों को मार दो, यहां वो हो नहीं सकता। यू आर फेसिंग मिलिट्री विच इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल, इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका, उनके पास भी अच्छे खासे हथियार हैं, लेटेस्ट वेपन्स हैं। जो सीज फायर हुआ जिन हालात में, उसको लेकर अभी भी कई सारी थ्योरीज हैं। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जब उनके एयरफील्ड को अटैक किया और उनको लगा कि नई चीजें उनके हाथ से निकल रही है और वो मजबूर हुए, तब डीजीएम ने कॉल किया। पहली बार फोन पिक नहीं हुआ, लेकिन दोबारा बात हुई। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिका ने, ट्रंप ने पहले कहा कि नहीं मैंने करवाया, हालांकि कल वो अपनी बात से पलट भी गए। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ह्यूमिलेट हो रहा था और जिस तरह से इंडियन जो हमारा कह सकते हैं कि जो कैपेबिलिटी थी, उसकी ताकत पूरी दुनिया को पता चल रही थी, और पाकिस्तान कई ऐसे हथियार भी यूज करता है जो अमेरिका के दिए हुए हैं, और वो भी एक्सपोज हो रहे थे। अमेरिका के लिए सारा सिचुएशन भी कोई अच्छा नहीं था। एक तो इंडिया ताकतवर हो रहा था, दूसरा उसकी सिस्टम एक्सपोज हो रहा था, तीसरी बात ये कि इंडिया चूंकि बहुत सारी रशियन वेपन भी यूज करता है ना, उनके एयरक्राफ्ट भी यूज करता है, हमारा डिफेंस सिस्टम भी है, वो सारा नैरेटिव अमेरिका को पसंद नहीं था, इसलिए अमेरिका ने दखल दिया। एक थ्योरी ये भी है। आपका क्या कहना है कि रियल रीजन क्या है? देखो, रियल रीजन नीरज कभी नहीं पता चलेगा। फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज ट्रूथ। ये जब हम फौज ज्वाइन किया, सबसे पहले हम पुंछ में थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ऐसे यंग ऑफिसर, तो बहुत फायरिंग होती थी। और जब ये मैं 87-88 की बात कर रहा हूँ, बहुत ही खराब दिन थे, बंकरों में रहते थे, कब कहां से गोली आ जाए। तो किसी सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा, यश, द फर्स्ट कैजुअलिटी इन एनी कॉन्फ्लिक्ट इज ट्रुथ, सो वी विल नेवर नो द ट्रुथ। इस पे कभी कोई किताब आएगी, कोई लिखेगा, तब पता चलेगा। बट बहुत सी थ्योरीज हैं। लेकिन ट्रंप का जो ट्वीट आना बड़ा क्लियर कट ट्वीट था, और जबकि उस टाइम पे यूएस में रात थी तो ट्वीट आया है। रूबियो का जो ट्वीट बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ था, उसने काफी कुछ लिखा था कि पूरी रात हमने काम किया, हमने आसिफ मुनीर से बात की, हमने सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की, और वीपी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की, और शहबाज शरीफ से बात की। वो ट्वीट ऐसे नहीं आ सकता है। तो अब हम ना मानना चाहे अलग बात है, यूएस हैड अ रोल, 5-6 दिन लगातार कहते रहे, बट इंडिया ने बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी की, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बट आपस में बात कर लो। तो और ये भी था कि न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे, उस ट्वीट में ये भी था 12 तारीख को बातचीत होगी। तो यूएस का रोल रहा है, तो मानना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। बट इंडिया का स्टांस क्या है कि यूएस का एक पाई का रोल नहीं था। और ये जनरल, मेजर जनरल यश राजमौर रिटायर्ड, ये भारतीय फौज के जनरल है और ये बड़े रिप्यूटेड जनरल है। इन्होंने भारत की वेस्ट को कमांड कर रखा है, इन्होंने भारत के लद्दाख के एरिया को कमांड कर रखा है, यानी जितने भी मुश्किल एरियाज हैं उन्हें इन्होंने कमांड कर रखा है। ये बंदा कह रहा है कि अमेरिका का रोल था। और वैसे भी कोई नॉर्मल बंदा पाकिस्तान इंडिया से हटकर कोई देखेगा, वो भी जब ट्वीट्स देखता है, बयानात देखता है, ट्रंप 60-70 दफा तुम्हें जलील कर चुका है, तुम अभी तक मानने को तैयार नहीं। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए कि मेजर जनरल यश राजमौर बड़े सेंसिबल बंदा है। भारत की फौज के रिटायर्ड जनरलों में कम ही ऐसे बंदे हैं जो सेंसिबल बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं। बेशक पाकिस्तान पर आप तनकीद करें, तनकीद अगर जहां पर बनती है तो, लेकिन जीडी बख्शी की तरह 21-22 जहाज पाकिस्तान के गिरा देना। वी हैव टेकन अ स्टैंड कि भाई आगे हम बायलैटरल करेंगे, बायलैटरल बातचीत होगी। दूसरी चीज, इसमें दो और बड़े प्लेयर हैं। एक है चाइना, जिसका रोल नजर नहीं आया, बट दे हैव प्लेड अ रोल, ठीक है, बिकॉज चाइना की जो सीपेक की इन्वेस्टमेंट है और चाइना के सारे वेपन टेस्ट हो रहे थे वहां पे, तो अच्छा बुरा चाइना का रोल था इसके अंदर। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी। और एक और है प्लेयर इस पूरी चीज में, वो है सऊदी अरेबिया। तो वो हमारे यहाँ भी उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, पाकिस्तान भी गए, और सऊदी अरेबिया के दोनों के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता है, दोनों देशों के साथ, तो उसका रोल भी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कहना बड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा तो आपको लगता है, सॉरी बीच में बोल रहा हूं, आपको लगता है कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या था, अगर जहां से सीज फायर इनिशिएट भी हुआ, क्या पाकिस्तान मजबूर हुआ, या जैसा कुछ लोग किराना हिल्स का भी रेफरेंस देते हैं कि वहां कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन हुई और इंडिया को ऐसा कुछ मिला, सिग्नल मिले, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान कुछ नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है, और उसकी बात अमेरिका तक पहुंची, फिर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। ट्रिगर पॉइंट आपको क्या लग रहा है? सीज फायर का क्या था? 3 दिन के अंदर जो है, 3 दिन तो चला तकरीबन 72 घंटे, 80 घंटे चली। उसमें ड्रोन्स और एयर डिफेंस का ही रोल रहा, एयरफोर्स भी स्टैंड ऑफ रही एक दूसरे से, और क्लेम करते रहे। वो कहते उन्होंने हमारे जहाज गिरा दिया, हमने कहा उनके, यहां तक कि हमने कहा उनके पायलट पकड़े, हो कहते हमारे। तो ये काफी कंफ्यूजन, फॉग ऑफ वॉर कहते हैं इसको, फॉग ऑफ वॉर, देयर वाज नो क्लैरिटी। बट जहां तक मेरा ख्याल है, आई थिंक ट्रिगर ये हुआ, एक तो लीडरशिप दोनों तरफ, और ये रियलाइज हुआ कि अगर ये नेक्स्ट स्टेज में चला गया, जिसमें कि ग्राउंड फोर्सेस यूज हो जाएंगी, और हमारी नेवी ऑलरेडी मूव कर चुकी थी, अगर नेवी और ग्राउंड फोर्सेस तीनों यूज हो जाती, तो ये फिर फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता। और फुल फ्लेजेड वॉर ना हमारे हक में आज के दिन, ना पाकिस्तान के हक में, ना दुनिया के हक में। अगेन ये कोई बताएगा थोड़ी आपको, दीज आर
मतलब एब्सोल्युटली टॉप सीक्रेट। ना कभी हमारे यहाँ से कोई बताएगा, ना पाकिस्तान के यहाँ से कोई बताएगा कि किस बात पे सीज फायर है। बट ये क्लियर है कि दोनों ने रियलाइज किया कि अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर हो गया तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज्यादा डेथ होगी। इतना आसान नहीं है। जो लोग व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, सोचते हैं कि एक दिन में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इट विल बी a attrition war, it will be a bloody war on both the fronts because ये पाकिस्तान has an army, it has a air force, it has a navy, weaker than India but not that weak कि पहले राउंड में नॉकआउट कर सकते हैं। सही बात है। तो इट एंड दे हैव आल्सो, उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है एंड चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, टर्की बहुत बड़ा प्लेयर है, टर्की बहुत बड़ा प्लेयर है उसमें, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी में ठीक है खासा है, इतना हमारे साथ नहीं है। तो 60-40 का रेशियो तो इतना है। वन साइडेड नहीं तो ये मैं बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज इजराइल 60-40 तो बनता है भाई, 60-40 तो बनता है। अपना डिफेंस बजट देखो और पाकिस्तान का डिफेंस बजट देखो, 9-10 अरब डॉलर सालाना वर्सेस 80-90 अरब डॉलर सालाना। फिर तुम अपना साइज देखो, तुम अपनी एयरफोर्स का साइज देखो, अपनी नेवी का साइज देखो। पाकिस्तान के पास तो बैरी बेड़ा तक नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने तुम्हारी नेवी को वहां से हिलने नहीं दिया। ये असल ताकत होती है कि अगर नंबर्स में एक कमजोर है, दूसरा तगड़ा है, लेकिन बराबरी हो जाए या जो कम नंबरों वाला है वो ऊपर हो जाए, बेशक स्लाइटली ही हो जाए, तो उसे जीत कहते हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, जिसे यूएस पैनल रिपोर्ट ने बाकायदा तौर पर जली हरूफ में लिखा है अपनी रिपोर्ट में। का एग्जाम्पल मत लो भाई। इसराइल जो हमास को या लेबनान को, हमास हिजबुल्लाह को या हुतीज को कूटता है, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, एडी नहीं है, नेवी नहीं है, जितने मर्जी बॉम्ब गिर दो, लोगों को मार दो, यहां वो हो नहीं सकता। यू आर फेसिंग मिलिट्री विच इज वेल ऑर्गेनाइज, प्रोफेशनल, इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका, उनके पास भी अच्छे खासे हथियार हैं, लेटेस्ट वेपन्स हैं एंड एटॉमिक पावर है। वो तो उस पर आगे बात करेंगे, उसका क्या बिल्कुल बिल्कुल। अब सर यहीं पर सवाल ये आता है कि अगर हम सीज फायर के लिए रेडी हुए और हमने पाकिस्तान को कुछ नुकसान पहुंचा, इसके हमने जिक्र कर लिया, तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ होगा तब एक ऑब्जेक्टिव तो दिमाग में होगा सरकार के भी और आर्म फोर्सेस के भी। आपको क्या लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव हमने तब तक अचीव कर लिया था? ये दूसरे शब्दों में कहूं कि जितना नुकसान इन 3 दिनों में पहुंचाया, इतना पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए काफी है क्या? इससे वो घबराकर वो नहीं करेगा जब तक कर रहा था? ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई, क्योंकि कोई हमने ऑब्जेक्टिव स्पेल नहीं किया। क्या हमने कोई ऑब्जेक्टिव स्पेल किया? वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? कोई ऑब्जेक्टिव स्पेल ही नहीं किया। हमारा ऑब्जेक्टिव था एक मैसेज कन्वे करना। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमारे नेबरहुड में वहीं रहेगा, कहीं जाने वाला है नहीं। तो हमारा क्या, देखो लड़ाई में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, एक होता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और उनके पास वो सब इनपुट्स हैं, वो जानकारी है जो तेरे और मेरे पास नहीं है नीरज। तो अभी हम कैसे उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं? तो आई एम नॉट इन कि कोई फॉल्ट निकालो उसमें से या उसको बहुत बढ़ावा दे दो। आई थिंक जो भी फैसला किया उन्होंने देश हित में किया फैसला, एंड आई थिंक इट वाज राइट। शुरू में अच्छा नहीं लगा, बट आई थिंक कि जिस प्रकार के देश में और समस्याएं हैं, आई थिंक इट वाज अ गुड प्रैक्टिकल डिसीजन। ये थे मेजर जनरल यश मौर्य, जो के भारत के एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हैं, कलीदी ओहदों पर सर्व कर चुके हैं। उनका मैसेज सिर्फ ये था, जो अगर एक मेन मैसेज था, एक तो ऑपरेशन सिंदूर था, दूसरा जो मेन मैसेज था वो यही था कि पाकिस्तान को कम समझने की कोशिश मत करो। पाकिस्तान ज़रूर बजट में छोटा है, हथियारों में छोटा है, लेकिन उसे गज़ा मत समझो जिस तरह इसराइल गज़ा में करता है। अगर वो करोगे तो फिर वही कुछ होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुम्हारे साथ हुआ। सारे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।